नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एरिन्स लेक्चर सीरीज में 20वां लेक्चर लेके मैं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार शर्मा। एरिन्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दिष्टकारी प्रभाव के बारे में, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में अगर पहले से एक समूह उपस्थित है तो उस बेंजीन का एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का यदि पुनः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराया जाता है उसमें, तो आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले से उपस्थित समूह के सापेक्ष ऑर्थो पैरा स्थिति पे जाएगा अथवा मेटा स्थिति पे जाएगा। इसके बारे में आधुनिक विचारधारा को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, अतिपर संयुग्मन, इसके बाद आधार पर हमने समूहों को विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग विभाजित करते हुए सक्रियणकारी अथवा विसक्रियणकारी समूह होंगे, इसको हमने पढ़ा था, और ऑर्थोपैरादिष्टकारी होंगे अथवा मेटादिष्टकारी होंगे, इसको हमने पढ़ा था। आधुनिक सिद्धांत जो हैं उसके आधार पर एक तो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत और दूसरा है कार्बोनियम आयन अथवा एरिनियम धन आयन का स्थायित्व। ये दो आधुनिक सिद्धांत हैं। इसके आधार पर पहले से उपस्थित बेंजीन में जो समूह है वह उसका दिष्टकारी प्रभाव ऑर्थोपैरा होना चाहिए अथवा मेटा दिष्टकारी होना चाहिए, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंदर जैसा कि हम बात पहले पढ़ चुके हैं और इसी के अंदर फिर वापस आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट में कि प्रेरणिक प्रभाव, अतिपर संयुग्मन प्रभाव, मेसोमेरिक या अनुनाद प्रभाव, इन प्रभावों के द्वारा समूह के कारण बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व या तो बढ़ता है या कम होता है। तो ऐसी स्थिति में इन प्रभावों के कारण ऑर्थोपैरा स्थिति पर या तो ऋणावेश आता है या ऑर्थोपैरा स्थिति पर धनावेश आता है। तो यदि ऑर्थोपैरा स्थितियों पर ऋणावेश आता है या आंशिक ऋणावेश आता है तो वह पहले से उपस्थित समूह ऑर्थोपैरा दिष्टकारी प्रभाव देगा, और यदि मान लीजिए ऑर्थोपैरा स्थितियों पर धनावेश आता है, ऋणावेश न आकर के धनावेश आता है, तो ऐसी स्थिति में वह समूह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाएगा। तो इसके अंतर्गत हमें जो भी समूह पहले से उपस्थित है उस समूह के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को देखते हुए अगर वह मेसोमेरिक प्रभाव दर्शा रहा है या अतिपर संयुग्मन प्रभाव दर्शा रहा है तो उसकी अनुनादी संरचनाएं हम बनाएंगे और उसके आधार पर हम ये निर्णय लेंगे कि यह बेंजीन वलय को सक्रिय कर रहा है अथवा विसक्रिय कर रहा है। यहाँ आपके सामने उदाहरण दे रखे हैं सक्रियणकारी और ऑर्थोपैरादिष्टकारी समूह। पहला उदाहरण है एनिलीन का, जिसमें हम यहाँ देख सकते हैं आसानी से कि एनिलीन में बेंजीन वलय से जो NH2 समूह जुड़ा हुआ है उसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के तीनों द्विबंध के साथ में संयुग्मन में है। तो इस कारण यह बेंजीन वलय में विस्थानीकृत होगा पाई बंध के माध्यम से, और यह +M प्रभाव दर्शा रहा है, जिसके कारण बेंजीन वलय में यहाँ पहले ऑर्थो स्थिति पे और उसके बाद में यहाँ पैरा स्थिति पे और उसके बाद में वापस यहाँ ऑर्थो स्थिति पे ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ NH2 समूह का +M प्रभाव दर्शाने वाली अनुनादी संरचनाएं हैं, जिसके अंतर्गत हम ये आसानी से देख सकते हैं कि इस +M प्रभाव के कारण बेंजीन वलय में ऑर्थोपैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है। तो चूंकि बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ रहा है, इसलिए यह समूह जो है NH2 समूह, यह सक्रियणकारी समूह कहलाएगा। और चूंकि ऑर्थोपैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो रहा है, तो यदि इस एनिलीन के अंदर पुनः कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई जाती है तो आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही इस NH2 समूह के सापेक्ष ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जाकर के जुड़ता है, इसलिए यह ऑर्थोपैरादिष्टकारी समूह भी कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है फिनॉल का। फिनॉल में OH समूह पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के तीनों द्विबंध के साथ में संयुग्मन में है, जिसके कारण यहाँ
प्लस एम प्रभाव के द्वारा यहाँ अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होंगी, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। ऑर्थो पैरा स्थितियों पर ऋण आवेश होने के कारण बेंजीन वलय सक्रिय है और इनके अंदर इस फिनॉल का पुनः जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराया जाता है तो आने वाला दूसरा समूह ऑर्थो पैरा स्थिति पर जाकर के जुड़ेगा। इसलिए ऑर्थो पैरा दिष्टकारी और सक्रियणकारी समूह कहलाता है कौन? OH समूह। विसक्रियणकारी और मेटादिष्टकारी समूहों के उदाहरण आपके सामने यहाँ पर, जैसे हम देख रहे हैं एसिटोफिनॉल, इसमें जो COCH3 समूह है उसका C डबल बॉन्ड वाला कार्बन बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। C डबल बॉन्ड O के बीच में चूंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच, तो चूंकि यह पोलराइज हो सकता है, आसानी से ध्रुवित हो सकता है और ध्रुवित होने पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश उत्पन्न होगा। जैसे ही कार्बन पर धनावेश उत्पन्न होगा तो यह उत्पन्न धनावेश बेंजीन वलय के तीनों द्विबंध के साथ में, इन तीनों द्विबंध के साथ में संयुग्मन में हो जाता है। इसलिए पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, विस्थानीकृत होंगे और इसके कारण बेंजीन वलय में ऑर्थो स्थिति पे धनावेश, उसके बाद में यहाँ पैरा स्थिति पे धनावेश, ये वाली संरचना, और उसके बाद इस ऑर्थो स्थिति पे पुनः धनावेश उत्पन्न होगा। और इससे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, इसके कारण बेंजीन वलय में ऑर्थो पैरा स्थितियों पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है। इसलिए बेंजीन वलय में चूंकि आवेश इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कमी हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कि COCH3 समूह विसक्रियणकारी समूह है। लेकिन यदि एसिटोफिनॉन की इसकी अभिक्रिया, कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसमें कराई जाएगी यदि, तो आने वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही जो भी होगा वह इस COCH3 समूह के सापेक्ष ऑर्थो पैरा स्थिति पर नहीं जाकर के बल्कि मेटा स्थिति पर जाएगा। तो इस प्रकार के जो समूह है वह विसक्रियणकारी और मेटादिष्टकारी समूह कहलाते हैं। दूसरा उदाहरण है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का, जिसके अंदर जो यह SO3H समूह जुड़ा हुआ है, यह SO3H समूह बिल्कुल एसिटोफिनॉन के CO समूह की तरह यहाँ पर ध्रुवित हो सकता है H डबल बॉन्ड O, और सल्फर पे जब धनावेश आएगा तो ये धनावेश बेंजीन वलय के तीनों द्विबंध के साथ में संयुग्मन में होने से बेंजीन वलय में ऑर्थो पैरा स्थितियों पर विस्थानीकृत हो जाता है और इसके कारण बेंजीन वलय में चूंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए बेंजीन वलय विसक्रिय हो जाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति। तो यदि इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का पुनः जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन कराया जाता है तो वह कठिनाई से होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, नंबर 1, और यदि आक्रमण होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का तो वो ऑर्थो पैरा पर न जाकर के मेटा स्थिति पर जाकर के जुड़ता है। तो इस मेटा स्थिति पर चूंकि हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए आक्रमण मेटा स्थिति पर होगा। तो यह भी उदाहरण है विसक्रियणकारी और मेटादिष्टकारी समूह का। दूसरा जो आधुनिक विचारधारा के आधार पर जो है सिद्धांत, वह है कार्बोनियम आयन या एरिनियम धनायन का स्थायित्व। इसके अंतर्गत हम चूंकि इसकी जब हमने क्रियाविधि पढ़ी इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन की, तो उसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है और एरिनियम धनायन या विलयन मध्यवर्ती बनता है। दूसरे पद में यह एक प्रोटॉन का त्याग करके प्रतिस्थापित उत्पाद देता है। तो इस अभिक्रिया में यदि स्थायी मध्यवर्ती बनता है तो वह अभिक्रिया आसानी से और सफलतापूर्वक संपन्न होगी। अब इस सिद्धांत के अनुसार ये करते हैं कि एक प्रतिस्थापी बेंजीन में, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एकल प्रतिस्थापी बेंजीन में एक नया समूह जो भी है इलेक्ट्रॉनिक स्नेही समूह, वह जब आक्रमण करता है तो उसके लिए आक्रमण करने के लिए 3 स्थितियां उपलब्ध हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो तीनों स्थितियों पर आक्रमण करने की संभावना होती है, लेकिन वास्तव में वही समावयवी बनता है जिसका मध्यवर्ती एरिनियम आयन स्थायी होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि तीनों ही स्थितियों पर
इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह का आक्रमण, संभावित आक्रमण करवाते हैं और उससे प्राप्त जो भी विलेन मध्यवर्ती है उसकी अनुनादी संरचना लिखी जाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण होगा तो इस प्रकार का एरिनियम आयन बनेगा, मेटा स्थिति पर आक्रमण होता है तो इस प्रकार का एरिनियम आयन बनेगा, और पैरा स्थिति पर आक्रमण होता है तो इस प्रकार का एरिनियम आयन बनेगा। तो तीनों ही एरिनियम आयन अर्थात आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए जो उपलब्ध ऑर्थो मेटा पैरा स्थितियां हैं, तीनों पर आक्रमण करवाते हुए हम उसकी जो विलेन मध्यवर्ती संरचना बनेगी उसकी संरचना को हम लिख लेते हैं और इनकी अनुनादी संरचनाओं को लिखा जाता है। अर्थात ऑर्थो स्थिति पर जब आक्रमण होगा तो उससे प्राप्त तीन अनुनादी संरचना या इस रेजोनेंस हाइब्रिड अनुनादी संकर जो हमें विलेन मध्यवर्ती का यहाँ बता रखा है, तो इसकी तीन जो अनुनादी संरचनाएं हैं उन तीनों अनुनादी संरचनाओं को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेते हैं, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ आक्रमण हुआ तो इसके सापेक्ष यहाँ ऑर्थो, यहाँ पैरा और ये और वापस ऑर्थो, यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होता है। मान लीजिए आक्रमण मेटा स्थिति पे हो रहा है यहाँ पर, तो इसके सापेक्ष यहाँ पे ऑर्थो स्थिति, इसके सापेक्ष यहाँ पैरा स्थिति और इसके सापेक्ष यहाँ ऑर्थो स्थिति, यहाँ पर धनावेश उत्पन्न होगा। यदि आक्रमण पैरा स्थिति पे है तो इसके सापेक्ष ऑर्थो स्थिति ये और पैरा स्थिति ये और मेटा स्थिति पैरा वापस ऑर्थो स्थिति ये, तो इन तीनों पे अनुनादी आक्रमण होने पर जो संरचनाएं बनेगी उन संरचनाओं को हम यहाँ इस प्रकार से पहले लिख लेते हैं। उसके बाद इन संरचनाओं के तुलनात्मक स्थायित्व की हम बात करते हैं कि कौन कौन सी संरचनाएं स्थायी हैं, कौन सी अस्थायी होंगी। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो तीन संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी तीन संरचनाएं प्राप्त हुई है, यहाँ पे भी तीन संरचनाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो इन संरचनाओं के अंदर आप इस संरचना को नोट करिए जिसके अंदर कौन सी संरचना स्थायी होगी, इसका निर्णय हम करेंगे पहले से उपस्थित समूह की प्रकृति के आधार पर। जैसा कि हमने मान के चले थे कि बेंजीन वलय में पहले से वाई समूह उपस्थित है और आक्रमण हो रहा है आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं ए का ऑर्थो पे, यहाँ पे मेटा पे और यहाँ पैरा पे। तो ये जो संरचनाएं बनी हैं इन संरचनाओं का स्थायित्व निर्भर करता है पहले से उपस्थित समूह की प्रकृति के आधार पर। यदि वाई समूह की प्रकृति प्लस आई तथा प्लस एम की है अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो जैसे कि OH, NH2, CH3, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे आप देखें धनावेश कहाँ आ रहा है, इस कार्बन पे जिस पर वाई समूह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पैरा स्थिति पे भी आप देखें आक्रमण जब हुआ तो धनावेश उस स्थिति पे आ रहा है जहाँ पर कि वाई समूह जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर यह वाई समूह प्लस आई प्लस एम प्रभाव का है अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता है, तो ऐसी स्थिति में यह जो संरचना है यह अतिरिक्त स्थायित्व वाली हो जाती है, इसका स्थायित्व सर्वाधिक होगा और ऐसी कोई भी संरचना यहाँ पर हमें नहीं मिल रही है अधिक स्थायित्व वाली। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटा स्थिति पर जब आक्रमण हो रहा है तो ऐसी कोई भी संरचना हमें यहाँ नहीं मिल रही जिसके अंदर की धनावेश उस कार्बन पर है जिस पर कि वाई समूह जुड़ा हुआ है, मीन्स पहले से समूह जो उपस्थित है वह जुड़ा हुआ है। उसके अंदर ये देखिए यहाँ पर धनावेश कहाँ आया, इधर आया, इसके बाद यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा, मीन्स उस कार्बन पर नहीं आया जिस पर कि वाई समूह जुड़ा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि वाई समूह प्लस आई तथा प्लस एम प्रकृति का है अर्थात इलेक्ट्रॉन दाता है, तो संरचना नंबर 1 और संरचना नंबर 8, यहाँ नंबर 1 और नंबर 8, ये संरचना वो है जिस पर धनावेश उस कार्बन पर है जिस पर कि वाई समूह है जो कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। ऐसी स्थिति में यह अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करता है। तो 1 और 8, 1 और 8 नंबर की जो संरचना है वह अतिरिक्त स्थायित्व वाली हो जाती है अर्थात इनका स्थायित्व ज़्यादा होगा, जबकि मेटा स्थिति पर आक्रमण से ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है। अतः आक्रमण ऑर्थो पैरा स्थिति पर होगा अर्थात यदि इलेक्ट्रॉन दाता प्रकृति का समूह है प्लस आई प्लस एम प्रकृति का, तो आक्रमण ऑर्थो पैरा स्थिति पे होगा। क्यों? क्योंकि इससे प्राप्त एरिनियम आयन अधिक स्थायित्व अनुनादी संरचनाएं देता है।
मेटा स्थिति पर आक्रमण से ऐसी संरचनाएं संभव नहीं है। तो अधिक स्थायी एरिनियम आयन बनने के कारण आक्रमण ऑर्थो पैरा स्थिति पर होगा, न कि मेटा स्थिति पर। दूसरा फैक्टर, यदि पहले से उपस्थित Y समूह -I तथा -M प्रभाव डालने वाला है, यदि जैसे कि NO2 समूह या NR3 समूह जुड़ा हो तो यहाँ हम वही बात करेंगे कि ऑर्थो मेटा पैरा तीनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं ए के आक्रमण से बनी हुई अनुनादी संरचनाएं हमने यहाँ पे लिख ली। तो ऑर्थो पे जो अनुनादी संरचना बनी आक्रमण से ये बनी, मेटा पर आक्रमण से ये बनी और पैरा स्थिति पर आक्रमण से ये बनी। इसके अंदर आप यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा तीनों के विलयन मध्यवर्ती की जो अनुनादी संरचनाएं हैं इनकी हम आपस में तुलना करेंगे। और वही बात कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर जब आक्रमण हो रहा है तो धनावेश उस कार्बन पर आ रहा है जिस पर कि Y समूह जुड़ा हुआ है। तो जैसे अभी हमने पहले बात की थी कि Y समूह की प्रकृति किस प्रकार की है वह निर्धारित करेगी कि संरचना नंबर 1 और संरचना नंबर 8 अर्थात 1 और 8 नंबर की जो संरचना है इनका स्थायित्व क्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि Y समूह जो है वह -I तथा -M प्रभाव डालने वाला है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप देखिए कि -I -M प्रभाव अगर देगा Y तो यह जो संरचना है 8 नंबर वाली या 1 नंबर वाली, इसके अंदर यहाँ जो धनावेश है ये वाली संरचना अस्थायी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका योगदान कम हो जाएगा, इसका भी योगदान कम हो जाएगा। तो ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण से केवल 2 संरचनाएं हमें उपलब्ध होंगी। इसी तरह से पैरा स्थिति पर आक्रमण से हमें केवल 2 संरचना नंबर 7 और नंबर 9 ही उपलब्ध होंगी, जबकि मेटा स्थिति पर आक्रमण से हमें ऐसी कोई संरचना नहीं मिल रही है जिसमें कि धनावेश उस कार्बन पर हो जिस पर कि Y समूह जुड़ा हुआ। आप देखें यहाँ पर Y समूह वाली स्थिति पर कोई भी धनावेश नहीं आया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो 3 संरचनाएं यहाँ मिलेंगी और यहाँ के लिए केवल 2 संरचना नंबर 2, 3 और नंबर 7 और 9 यही संरचना उपलब्ध होंगी स्थायित्व के लिए। अर्थात मेटा स्थिति पर आक्रमण से जो विलयन मध्यवर्ती बन रहा है उसकी अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा होंगी, जबकि ऑर्थो पैरा स्थिति पर जो आक्रमण हो रहा है उससे प्राप्त विलयन मध्यवर्ती से 2 ही अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होंगी। अर्थात मेटा स्थिति पर आक्रमण से प्राप्त एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं अधिक हैं, अर्थात उसका स्थायित्व अधिक होगा, इसलिए मेटा स्थिति पर आक्रमण की संभावना अधिक हो जाती है। तो या यूँ कह सकते हैं कि यदि Y समूह -I -M प्रकृति का यदि है तो आक्रमण मेटा स्थिति पर होगा, न कि ऑर्थो पैरा स्थिति पर। तो इस प्रकार के समूह -I -M प्रकार के समूह जो है वह मेटादिष्टकारी प्रभाव दर्शाते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।